उसकी प्रमुख भी आप ही है। इसके पहले कि वो आपसे मुखातिब हो, मैं एक जरूरी बात जानकारी आपको देना चाहता हूँ। इसमें लिखा है 30 तारीख को श्रीमान राहुल गांधी जी की भिंड में आम सभा है और 2 तारीख को मुरैना में श्रीमती प्रियंका गांधी जी की आम सभा है। और इसके बाद जैसे ही हमारे राष्ट्रीय नेताओं के दौरा कार्यक्रम बनेंगे, हम आपको इसकी सूचना देते रहेंगे। You look like an educated man. Let me ask you a counter question. Who are minorities in this country? Do we have to define minorities, or does the Constitution of India defines minorities? The Constitution of India clearly states there are minorities like Christians, there are minorities like Sikhs, there are minorities like Jains, there are minorities like Parsis, like Sindhis, multiple other communities. Why should you believe only Muslims are minorities? Even the Maulana Azad scholarship that we speak about, you will be surprised to know that more than 50% of that scholarship goes to non-Muslims, almost 70%. So what sort of a stupid argument does the BJP raise when they say Muslims? आपने करा सर्च, बहुत अच्छा किया। आपको मुस्लिम्स ही क्यों माइनॉरिटी नजर आते हैं? आपको पारसी माइनॉरिटी क्यों नहीं नजर आता? आपको सिख माइनॉरिटी क्यों नहीं नजर आता? आपको सिंधी माइनॉरिटी क्यों नहीं नजर आता? कितने सिंधी आज हमारे पार्लियामेंट में? कितने सिंधियों को टिकट दिया है बीजेपी ने? मैं पूछना चाहती हूं, असलियत यह है कि आप इस देश को एक रंग, एक भाषा, एक भूषा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन यह संविधान जो इस देश का सबसे पवित्र डॉक्यूमेंट है, ये मुझे और आपको आजादी देता है कि आप अपनी भाषा बोलिए, मैं अपनी भाषा बोलूं, आप अपने तरह से जिंदगी जिए, मैं अपनी तरह से जिंदगी जीऊं, आप जिससे शादी करना चाहिए वो करिए, मैं अपनी मर्जी से करूं। ये संविधान मुझे आजादी देता है। ये कौन होते हैं आजादी छीनने वाले? इनके लोगों ने बार बार बोलकर सच सामने कर दिया, और वो सच इतना भयावह है कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, और उसी के चलते ये हारेंगे, क्योंकि ये देश सब कुछ सहेगा, ये अपने हक का हनन नहीं सहेगा। हिम्मत है, और अगर उस 56 इंच की छाती में चूहे का कलेजा नहीं है तो जरूर बताइएगा ये कि क्या आप जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं या उसका समर्थन करते हैं? सदन में कहते हैं मैं समर्थन करता हूं, इलेक्शन रैली में बरगलाते हैं। ये किस तरह की बातें हैं? क्या भाषा बोल रहे हैं मोदी जी? पहले फेज के बाद उनकी भाषा और उनके बोल ऐसे बिगड़े, अब देखिए दूसरे फेज के बारे में क्या बोलते हैं। असलियत यह है चुनाव हाथ से निकल चुका है। असलियत यह है बीजेपी साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है, और यही भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ है। मोदी जी जहर उगल रहे हैं, और निष्पक्ष चुनाव आयोग मोदी जी को नोटिस नहीं देता है, बीजेपी के अध्यक्ष को नोटिस भेजी जा रही है। कोई सेरिलैक खाते छोटे से बेबी है क्या? छुई हुई है क्या इस देश के प्रधानमंत्री? विष आप उगलेंगे, जहर आप उगलेंगे, गलत बात आप करेंगे, नोटिस बीजेपी के अध्यक्ष को क्यों भाई? छुई मुई का पौधा है क्या? छुई देंगे तो खुमला जाएंगे। अरे इस देश के संस्थानों के ऊपर एक जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराने की। निष्पक्ष नहीं है तो निष्पक्षता का भ्रम तो रहने देते, नोटिस दिए नड्डा जी को। क्या तमाशा है भाई ये? और अंत में मैं एक बहुत ही प्रमुख बात करना चाहती हूं, क्योंकि एक नया शगुफा ये लाया गया बाजार में, और ये नया शगुफा है जिसको मोदी जी ने पहले झूठ बोला। उनका एक और दिक्कत है, मोदी जी झूठ बोल देते हैं, फिर सारी पार्टी को उस झूठ को दोहराना पड़ता है। अब नड्डा जी ने झूठ बोला। क्या झूठ है? कि कांग्रेस जो है वो SC ST आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को दे देगी। इससे दो चीजें साफ है। इससे यह पूरी तरह से साफ है कि नरेंद्र मोदी बौखला गए, हताश हैं और अनर्गल बातें कर रहे हैं। और एक चीज और साफ है, और ये मैं कहना नहीं चाहती हूं इस देश के प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन 10 साल सिर्फ झुंझुना ही बजाया है। अगर 10 साल झुंझुना ना बजाया होता तो थोड़ी से नियम कानून का ज्ञान होता, जो नहीं दिखता है, या ज्ञानता है। क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस की सरकार ऐसा कर देगी। किसी कांग्रेस की सरकार ने ऐसी प्रस्तावना दी है? कोई ऐसा प्रस्तावित आपके पास आया है प्रपोजल किसी सरकार का? कोई ऐसा सरकारी दस्तावेज है जिसको आप सार्वजनिक कर सकते हैं? कुछ नहीं है, नील बटा सन्नाटा। और आप
प्रधानमंत्री रहते हुए ये भी नहीं जानते कि एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण में जरा सा भी फेरबदल, जरा सा भी संशोधन राज्य सरकारें नहीं कर सकती है। यह संशोधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन कर सकते हैं। आपको यह भी जानकारी नहीं है। आप 10 साल से प्रधानमंत्री हैं इस देश के। कर्नाटक की बात करते हैं ना आप, कर्नाटक में मुसलमानों को 2B पिछड़े की श्रेणी में डाला गया, लेकिन यह हमने नहीं किया। यह 1974 में जो पिछड़ा आयोग वहां पर बना था, हवानूर जी की अध्यक्षता में, उनकी रिपोर्ट के बेसिस पर किया गया। और इसकी भी अब आप असलियत सुन लीजिए। आपके घटक दल के सहयोगी देवेगौड़ा जी दम्भ भरते हैं कि उन्होंने दिया था यह आरक्षण। 3 दशकों से है यह आरक्षण। पहले तो देवेगौड़ा जी से पूछिए, जिनको आप कल आप गोदी में बिठा के घूम रहे हैं, कि उनकी क्या मान्यता है इसके बारे में। और दूसरा, 3 दशकों से है, 30 साल से है। आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार रही, 10 साल से आप केंद्र में हैं, आपने इसकी मुखालफत कभी नहीं करी। आप कभी नहीं गए किसी न्यायालय में, तो झूठ क्यों बोलते हैं आप? अपना इलेक्शन प्रचार शुरू किया तो उनको हमारे मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप नजर आई। और कुछ बातों को खुद से बोल देना चाहिए, मैं आपके सवालों का इंतजार भी नहीं करूंगी। 46 पृष्ठ का यह मैनिफेस्टो है, 15,329 शब्द है। हमारी वेबसाइट पर चले जाइएगा, चाहिए तो PDF अंग्रेजी हिंदी दोनों का भेज देते हैं, Ctrl+F करिएगा। अगर मुस्लिम शब्द सुनाई देगा तो भोपाल में मुझे आइंदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति आप लोग मत दीजिएगा। अगर एक भी मुस्लिम शब्द, मुस्लिम लीग शब्द आपको इसमें दिख जाए, और अगर नहीं दिखेगा तो अगले बीजेपी नेता को जरूर बोलिएगा कि इसमें ढूंढ कर वो शब्द दिखाए। उनको मुस्लिम लीग की छाप नजर आ रही है, इसमें मुझे युवाओं की छाप नजर आती है, इसमें किसानों की छाप नजर आती है, इसमें श्रमिकों की छाप नजर आती है, इसमें गलवान के उन 20 शहीदों की छाप नजर आती है जिनके लिए मोदी जी कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। इसमें उन 2 किसानों की छाप नजर आती है जो हर घंटे आत्महत्या कर रहे हैं। इसमें उन महिलाओं की छाप नजर आती है जो आपसे न्याय मांगती है। इसमें मुझे हाथरस की गुड़िया की छाप नजर आती है जिसको 2:30 बजे रात को जला दिया गया। मुझे इसमें इस देश की छाप नजर आती है, विभिन्न भाषाएं बोलते हुए लोगों की छाप नजर आती है, अलग अलग संस्कृति के लोगों की छाप नजर आती है, अलग अलग वेशभूषा की छाप नजर आती है, लेकिन वो सारे दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कते हैं, उनकी छाप नजर आती है। तो ये जो कुत्सित प्रयास उन्होंने किया, चिपका नहीं, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के क्या बोला? अब एक नया भ्रम फैलाया है, ये नया आया है मार्केट में। कांग्रेस आपसे आपका पैसा ले लेगी और वो बांट देगी। 55 साल से कांग्रेस सत्ता में है, और एक बात शायद प्रधानमंत्री जी को नहीं कहनी चाहिए थी, बहुत कुछ कह दिया उन्होंने 10 साल में अपने पद की कोई खास गरिमा तो रखी नहीं है, तो उनसे कोई ऐसी अपेक्षा भी नहीं थी कि ये चुनाव आएगा और उनके मुंह से फूल झड़ेंगे। एक शब्द उनको नहीं यूज करना चाहिए था। और एक ब्याहता होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगी, मंगलसूत्र उनको नहीं बोलना चाहिए था। अगर दाम्पत्य के सूत्र की आप इज्जत और सम्मान नहीं करते हैं तो आप मंगलसूत्र को नहीं समझ सकते हैं। मंगलसूत्र एक सोने की चेन नहीं है, मंगलसूत्र वो प्रतीक है दाम्पत्य के उस सूत्र का जिसको ब्याहता पहनती है और जीवन पर्यंत एक विवाह के संबंध में बंधती है। हम उस देश के लोग हैं जहां की संस्कृति कहती है डोली आती है और अर्थी उठती है। आप मंगलसूत्र के नाम पर झूठ बोलेंगे। 55 साल से कांग्रेस सत्ता में रही, हमने तो किसी का पैसा लेकर किसी और को नहीं दिया। 55 साल से कांग्रेस सत्ता में रही, हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला, लेकिन क्या किसी की जेब से एक नया रुपया निकाला? हमने गरीबों को अमीर बनाया, गरीबों को गरीबी से निजात दिलाई, हमने अमीरों को और भी अमीर बनाया। यह सच है कि कांग्रेस की सरकार में छोटे लघु मध्यम उद्योग मल्टीनेशनल्स बने, कांग्रेस की सरकार में लखपति करोड़पति बने, कांग्रेस की सरकार में 27 करोड़ लोग जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे थे उनको हमने ऊपर उबारा। और यह कैसे किया? यह सही नीतियां, सही नीति निर्माण से, सही नीयत से हमने ये करके दिखाया। एक छोटी लकीर को छोटा करने के लिए उसको मिटाने की जरूरत नहीं है, उसके सामने लंबी लकीर खींच देना जरूरी होता है। और लंबी लकीर खींची जाती है सही नीति निर्माण से। क्या समस्या है मोदी जी को? क्या समस्या है उनको हमारे इस मैनिफेस्टो से? अगर हम गरीबों के हक की बात करते हैं तो क्यों उनके पेट में दर्द होता है? क्योंकि मोदी जी ने 2 हिंदुस्तान बनाए हैं, 2 भारत बनाए हैं। एक भारत
जहां पर उनका मित्र 1600 करोड़ रुपए दिन के कमाता है, और एक दूसरा भारत जहां पर किसान 27 रुपए दिन के कमाता है। एक भारत जहां पर चकाचौंध ही चकाचौंध है, जहां पर जब शादी ब्याह होता है तो वो पेपराजी और दुनिया के वो लोग आते हैं कि आपकी आंखें फटी रह जाए। और एक वो भारत 20% जहां की आबादी 46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है। अगर आप मार्केट में चले जाइए, 2 ठंडी पानी की बोतलें ना मिले 46 रुपए में। 2 भारत जहां पर G20 के नाम पर स्वांग रचा जाता है और उसी दिल्ली शहर में गरीबों को ढकने के लिए पर्दे लगाए जाते हैं। 2 भारत जहां पर अपने मित्रों के लिए नीति निर्माण किया जाता है और जुमला दिया जाता है कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा। असलियत यह है, हवाई चप्पल वाले को आपने ट्रेन में चलने से दूभर कर दिया है। पिक्चरें देखिए, फोटोज जो आजकल आ रही हैं, लड़के, बच्चे, युवा, स्त्री, पुरुष ट्रेन के डिब्बे तो छोड़ दीजिए, ट्रेन के टॉयलेट में भेड़ बकरी की तरह बैठकर चलने को मजबूर है। रेलवे को तबाह करने का काम आपने किया है। क्या किया आपने गरीबों के लिए? 5 करोड़ राशन दिया है मैंने, ये बड़ी उपलब्धि है आपकी। आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए कि अगर 80 करोड़ को ना दीजिए तो वो भूखे मर जाएंगे। और वही लोग जब कहते हैं राशन तो ठीक है, रोजगार की बात करो, तो आप मुंह फेर लेते हैं। दिक्कत क्या है? क्यों पेट में दर्द होता है गरीबों की बात करने पर? आज असलियत यह है कि गरीब विरोधी नरेंद्र मोदी जी ने अपना चेहरा पूरे विश्व के सामने और दुनिया के सामने दिखा दिया है। अगर वो गरीब विरोधी ना होते तो वो सिर्फ और सिर्फ बताएं और हाँ या ना में जवाब दें। क्या आप गिनती करने का, क्या आप सामाजिक और आर्थिक गिनती करने का समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं?